हो गया, बंद कर दो अभी, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ इधर वो क्लास के बाद कल मैंने पूछा था कि कौन सा प्लैनेट है जो रिवर्स डायरेक्शन में रिवॉल्व होता है। सेकंड प्लैनेट वीनस, जिसे शुक्र तारा शुक्र कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सभी लोग अगर क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे तो ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है। और इसका नाम द ग्रीक गॉडेस, जो प्यार की और खूबसूरती की देवी है, उसके नाम पर रखा गया है वीनस। ठीक है, ऐसा ये तो नहीं पूछता, लेकिन पता रहना चाहिए, छोटा सा ट्विस्ट है, पता रहना चाहिए। और सबसे हॉट भी प्लैनेट यही है, भले ही इससे पहले बुध आता है। ठीक है, मर्क्यूरी फर्स्ट प्लैनेट है, बट वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू इट्स केमिकल्स। ठीक है, तो इससे हमारे इसका तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन केपलर लॉ के हिसाब से ये अलग टाइप में वर्क करता है। केपलर लॉ कहता है सेकंड वाला, पहला तो सिंपल ही है कि एक फोकस पॉइंट के बीच में सभी घूमते हैं। ठीक है, सेकंड बोलता है कि दो ग्रहों के बीच में या सूरज और पृथ्वी या सूरज और वीनस के बीच में का डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बट एक यही है जो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, बाकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, वो सभी ऐसे घूम रहे होते तो ये ऐसा घूमता है, तो एक एक्सेप्शन है, बाकी सब ठीक है। नाउ आज देखेंगे हम लोग पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम, पेंडुलम को कहते हैं सरल लोलक, लोलक, सरल लोलक, लोलक, सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, पेंडुलम, पेंडुलम पढ़ने से पहले एक बात बता देता हूं, अगर कोई चीज है तो ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, यहां से हम लोग क्या उड़ाते हैं, पतंग नहीं, जो बाहर है अर्थ क्रस्ट के बाहर है, ये अर्थ क्रस्ट के बाहर जाए, इसके लिए क्या उड़ाते हैं हम लोग, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से क्या उड़ाते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट किसमें उड़ाते हैं, सैटेलाइट की लॉन्चिंग किसमें करते हैं, रॉकेट में। जो दिखते हैं ना अपने को यहाँ से जाते हुए वो रॉकेट जा रहा है, वो रॉकेट नहीं होता, वो प्लेन ही होते हैं। रॉकेट क्या करता है, अर्थ से बाहर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको भी एक स्पीड लगेगी बाहर जाने के लिए, तो ये बाहर जब जा रहा है तो एक्चुअली ये किसके अपोजिट में जाता है, किसके अपोजिट में जाता है। हम लोग अगर छत से नीचे गिरे तो किसके अपोजिट से आते हैं, कौन खींचता है हमें, ग्रेविटी खींचती है। अगर ये यहां से बाहर जा रहा है तो किसके अपोजिट में जाएगा, किसके अपोजिट में जाएगा, ग्रेविटी। तो इसको बाहर जाने के लिए ग्रेविटी को क्या करना पड़ता है, अपोज करना पड़ता है। ग्रेविटी नीचे खींचती है, लेकिन इसको बाहर जाने के लिए ग्रेविटी को अपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कितनी स्पीड से जाए, ये रॉकेट जो है हमारा कितनी स्पीड से जाए कि ये ग्रेविटी को पार कर सके, पार कर सके, ग्रेविटी को इसको पार करना है। ठीक है, तो ग्रेविटी को पार करना है तो सबसे बड़ा इसमें रहता है हमारे इसका रेडियस। अर्थ क्रस्ट की जितनी रेडियस रहेगी, ठीक है, उतनी इसमें घूमेगा। रेडियस के बाजू में घूमती है, और खुद में भी घूमती है ना, वो भी एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर, इसको कौन खींचता है, इसको कौन खींचता है, ये हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, इसको कौन खींच रहा है, तो सेकंड पैरामीटर क्या है, ग्रेविटी। तो देखो वेलोसिटी चाहिए हमें बाहर निकलने के लिए, तो इसके लिए दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। कौन से, एक तो जी, दूसरा है आर, ग्रेविटी और रेडियस। अभी यूनिट मैच होते हैं कि ये देख लेंगे सबसे पहले। इंपॉर्टेंट तो यही कि यूनिट भी मैच होनी चाहिए। ठीक है,
हमें नहीं पता कि इनकी यूनिट मैच होती है कि नहीं, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस तो इसे मैं क्या करूं कि ये वेलोसिटी बन जाए, इसे मैं क्या करूं कि ये वेलोसिटी बन जाए, क्या कर सकते हैं, अरे दोनों इक्वल करना है, इसको इसके साथ इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, इसे मैं क्या करूं कि ये बन जाए, देख लो एक जगह 6 है एक जगह 36 है, इसे क्या करूं कि ये बन जाए, अरे रूट दे दूंगा ना, कर सकता हूं। अभी ये भी स्क्वायर के टर्म में दिख रही है, देखो स्क्वायर के टर्म में दिख रही है ये वाली, तो इसको क्या करूंगा मैं, स्क्वायर रूट दे दूंगा, सिंपल है, इसको क्या करूंगा स्क्वायर रूट दे दूंगा, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट दे दूंगा। बट हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट है एग्जैक्ट यही है ना, यही निकालना है ना, हमारे अर्थ क्रस्ट है, उसका डायमीटर ने लेते हुए, सॉरी रेडियस ने लेते हुए क्या करते, कंप्लीट डायमीटर लेते हैं, क्योंकि इसके बाहर जा रही है, इस सिस्टम के बाहर जा रहा है, यहाँ इतने पोर्शन से तो नहीं निकलेगा ना, पूरी धरती खींचेगी उसे, पूरी यहाँ से भी रेस खींचेंगे, इससे भी खींचेंगे, इससे भी खींचेंगे, इससे भी खींचेंगे, तो रेडियस ना लेते हुए क्या लेंगे हम, डायमीटर लेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाता है 2G और R, और ये 2R की वैल्यू क्या होती है, डायमीटर ही होती है, तो रेडियस नहीं लेती क्योंकि डायमीटर भी पता हमें, रेडियस पता है, इसलिए ये होती है एस्केप वेलोसिटी, यानी बाहर जाने वाली ग्रेविटी। नहीं समझ में आ गया क्या किया मैंने, यहाँ पे रेडियस में लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं डायमीटर लेते हैं, हमारे जनरल वेलोसिटी यही होती है, तो ये ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे V इक्वल टू √2GR। समझ में आया क्या कंसेप्ट, अभी यूनिट मैच करके देखोगे तो आपको मिल ही जाएगा, ये होगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अंडर रूट में है, और ये होगा मीटर पर सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों यूनिट मैच कर रहे हैं, यानी ये एग्जैक्ट हमारी वैल्यू। तो एस्केप वेलोसिटी यानी बाहर जाने वाली वेलोसिटी, अगर पृथ्वी से बाहर हमें कोई चीज भेजनी है तो इस वेलोसिटी से भेजनी पड़ेगी, तो ये कितनी रहती है, ये कितनी रहती है, तो इसकी वैल्यू लिख लो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये निकालते भी आती है ना आपको, निकाल के दूं, इतना यही इंपॉर्टेंट है, बट ये निकालते आती है आपको, देख लो 2 इंटू जी की वैल्यू 9. ठीक है, और एसके सॉरी रेडियस होती है हमारी 6.4 इंटू 10⁻6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगी, एक्चुअली मीटर में मिलेगी, तो ये कितनी मिलेगी 11200 मीटर पर सेकंड, इन दोनों को यहाँ पर पॉइंट देंगे, ये हो गया ये लिखा रेडियस डायमीटर, इन दोनों को मिला के निकाल सकते हैं, बट यही वैल्यू है। और ये कि वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जो पृथ्वी को छोड़ के बाहर जाए वो वेलोसिटी कितनी रहती है √2GR। ठीक है, रहेगा यार। इसके बाद चलते हैं हम लोग ये पैरामीटर, तो ये चीज क्या है, ये क्या है पेंडुलम। बता दो, पेंडुलम का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा इसका लिखता हूँ। तो ये जो है, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इस प्रकार का हम इनविजिबल थ्रेड लेते हैं, लेकिन ये दिख रहा है
ठीक है, और इसका मास निग्लिजिबल है, यानी नहीं के बराबर। कोई भी चीज नहीं है जिसका मास नहीं है, ऐसी तो कंडीशन है ही नहीं। हवा भी है, उसका भी कुछ वेट है, मास है, ठीक है, बट ये हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। और ये जो होता है यहाँ पे एक सर्कल लटका होता है, उसे कहते हैं बॉब, ठीक है, पेंडुलम का बॉब। तो जब मैं यहां से इसको फोर्स देता हूं, जा रहा है, ठीक है, तो एक इसमें तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि 1 सेकंड में जा रहा है, 2 सेकंड में जा रहा है। तो हमें काउंट करना है कि ये कितने सेकंड में कितना जा रहा है। तो कैसे काउंट करोगे आप? अभी एक बार गया, पट से नहीं दिख पाओगे ना आप, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या कर सकते? 10 रीडिंग लो, 20 रीडिंग लो, उसके लिए समय तो ज्यादा लगेगा ना। जैसे स्टॉप वॉच चालू कर दिया हमने, ये छोड़ दिया इधर, 1 2 3, हमें पता है कहाँ से चालू किया। वैसे 10 रीडिंग ले लिए, 10 रीडिंग का हमें मिलता है, समझ लो 10 रीडिंग मिलते हैं हमें कि 8 सेकंड में 10 क्या करता है, ऑस्सिलेशन कंप्लीट करता है। ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से वापस गया, तो ऐसे 10 होते हैं कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, ठीक है। अगर मैं इसकी रेडियस आधी, सॉरी लेंथ आधा कर दूं, अभी लेंथ आधी होगी, और तब हम करके देखते ही, ठीक है, तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? रेडियस चेंज कर दी मैं। पहले समझ लो कि रेडियस थी हमारी 9 मीटर, पहले रेडियस कितनी थी, 9 मीटर, ये पॉप की, सॉरी लेंथ कितनी थी, 9 मीटर थी, लेंथ 9 मीटर थी। अभी मैंने इसको कर दिया, आधी कर दिया, 4.5 मीटर कर दिया, ठीक। तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? थोड़ा सा सोचो। एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गई ना? तो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इसके स्क्वायर रूट के लेंथ के बराबर। यानी अगर टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है तो लेंथ भी क्या होंगी, हमेशा ज्यादा होंगी। टाइम पीरियड अगर कम लग रहा है तो लेंथ क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही वैल्यू होता है कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु अगर बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, वापस जा रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है। बट दोनों बढ़ रही है और दोनों घट रही है एक कंडीशन में, तो वो क्या होती है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये हो गया। अभी ये पेंडुलम को नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है। तो ग्रेविटी नीचे में फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, नीचे में फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इसको तकलीफ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by G। तो ये लेंथ, ये ग्रेविटी, और ये क्या है इसका टाइम पीरियड। 1 सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो, ठीक है। ये समझ में आएगा यहाँ तक, ठीक है। और ये अंडर रूट में क्यों लिए, ये मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था वेलोसिटी की ओर। क्या होता है, इसके क्या मैच करते हैं हम लोग, डायमेंशन मैच करते हैं, और करके देखेंगे। अगर मैं सिंपल L by G ही लेता हूँ तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए अंडर रूट में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये दिख रहा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है, तो इसे कौन सी कांस्टेंट वैल्यू से हटाओ, ठीक है। तो आपका पेंडुलम एक एंगल बना रहा है, पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ जा रहा है, वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। तो इस थीटा का मैक्सिमम एंगल कितना होता है, थीटा का मैक्सिमम एंगल कितना होता है, बिल्कुल
थीटा का मैक्सिमम एंगल कितना होगा? ठीक है, अरे मैक्सिमम कितना घूमेगा? 360 घूमेगा ना। ज्यादा से ज्यादा कितना घूम सकता है? 360 घूम सकता है। ऐसा अगर मैंने जोर से बॉब को फेंक दिया, कितना घूमेगा वो? जोर से बॉब को फेंक दिया तो पूरा सर्कल मार के घूमेगा। तो मैक्सिमम कितना है? 360 डिग्री। और 360 को क्या लिखते हैं हम? रेडियन में। रेडियन में 2 पाई, क्योंकि पाई कितना होता है? 180। तो 2 पाई कितना होगा? 360। तो यही चीज हम यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। इक्वेशन खत्म। समझ में आया? डायमेंशन निकालना है, निकाल सकते हैं। इसका लेंथ मीटर, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल, ऊपर जाएगा क्या होगा? सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या पाया? सेकंड। तो सही है ये, ठीक है। ये डायमेंशन से भी हम पता कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है हमारा। हमें इतना पता है कि लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, ग्रेविटी किसके? तो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है पेंडुलम, ठीक है। बट ये कैसे आया है? तो ये इससे भी आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट एक चीज होती है, ये एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती, बट देख लो, अगर ये चीज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से सस्पेंडेड है और यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी भरी हुई है? यहाँ पे ये लटकी हुई है, यहाँ पे ये बॉब है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? अभी बताओ। अरे छत पे कोई चीज रखी हुई है तो कौन सी एनर्जी से भरी हुई रहती है? अभी क्या हुआ? नीचे आ गई, ठीक है, लाइट नीचे आ गई, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? अरे पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना? mgh। नहीं पता? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अगर कोई चीज हवा में लटक रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी, mg और h, ठीक है। ये है लटकी हुई, ये सस्पेंडेड, ठीक है। तो इसमें ये है इसकी हाइट, इसका मास, और इसको कौन खींच रहा? ग्रेविटी। कौन सी एनर्जी रहती है उसमें? हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया? इसको दिया धक्का, इसको क्या किया? धक्का दिया, तो ये यहाँ पे आ गई। धक्का देने के बाद ये इसमें आ गई, तो इसमें तो ऑलरेडी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी धक्का देने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। कौन सी? हाफ mv²। ओके, तो जब हम इसको धक्का देते हैं तो इसमें दोनों एनर्जी अवेलेबल रहती है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया आता? तो इतना ही है इसमें पेंडुलम। और एक नोट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट करके लिखना, सेकंड्स पेंडुलम, SECONDS, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम। ये चीज क्या होती है? सेकंड्स पेंडुलम। तो जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, यहां से यहां गया, ठीक है, और यहां से वापस आया, तो जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसे कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? तो कितना होता है? 2 सेकंड। कितना ऑसिलेशन करता है? सिर्फ 1, यहाँ से यहाँ और वहां से वहां, यानी जहां से निकला वहां से वहां जाता है और वही जगह पे आ जाता है।
तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम। तो पेंडुलम समझ में आए। आज कॉम्पिटिटिव के लिए आने वाली 3 चीजें थी इंपॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2gr, पहला पॉइंट। एस्केप वेलोसिटी है ना, बाहर जाने वाली। ये तो आपको समझ में आएगा कि मुझे चांद पर एक कोई चीज भेजनी है तो उसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो भागेगा ऊपर तो ये पृथ्वी के अर्थ को तोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली एस्केप वेलोसिटी √2gr। और पेंडुलम में, पेंडुलम का हमने इक्वेशन तो देख ही लिया, 2π√L/g। कभी कभी ये पूछ भी लेता है एग्जाम में कि अगर पेंडुलम की लेंथ, समझ लो लेंथ है 9.81 मीटर है लेंथ, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, कितना होना चाहिए टाइम पीरियड, 2π, 9.81 दोनों कैंसिल कर देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, अगर ये 2π ना आते हुए, ये 2π ना आते हुए अगर t=2 आ गया तो कौन सा पेंडुलम हो जाएगा, सेकंड पेंडुलम। तो ये क्वेश्चन देखे थे हमने, तो t=2π ना आते हुए अगर π आ गया इसमें और 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड पेंडुलम हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है ये पेंडुलम के बारे में बहुत से एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। ठीक है, आप लोग 12वीं वगैरह के लिए तो ट्राई नहीं कर रहे, कॉम्पिटिटिव के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसएसटी में जनरली ये पूछे जाते हैं। एस्केप वेलोसिटी है, उसके साथ साथ पेंडुलम, ये हो गया, हटा दो। उसके बाद है हमारा यूनिट नंबर नेक्स्ट, दैट इज प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, तो यहां तक हमारा बेसिक होता है। अभी हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है डेफिनेशन में मास, नेक्स्ट है प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, मास, तो मास क्या होता है, हमारा इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है, एनी स्पेस ऑक्युपाइड बाय मटेरियल इज कॉल्ड इज मास। एनी स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट्स मटेरियल इज कॉल्ड मास। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं ये खाली करके इसमें इतना पानी डाल दूं तो ये पानी का क्या होगा, इतना मास हो गया। तो ये स्पेस ऑक्युपाई कर लिया उसने, ये इतनी स्पेस ऑक्युपाई कर लिया ना पानी ने। तो अगर ये पानी निकाल दूं मैं और फिर से वापस डाल दूं तो ये स्पेस ऑक्युपाई कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, तो एनी स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट्स मटेरियल और एनी मटेरियल इज कॉल्ड इज मास। हिंदी में लिखते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान उसके धारित द्रव पदार्थ की मात्रा होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके धारित द्रव पदार्थ की मात्रा होती है, वही जो बताया, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मटेरियल इज कॉल्ड इज मास। बहुत बार पूछा जाता है ये स्केलर है कि वेक्टर है, सदिश है कि आदिश है, स्केलर है कि वेक्टर। आदिश और सदिश, सदिश मीन्स स्पेसिफिक दिशा दी गई है उसको, और अदिश मीन्स उसको कोई दिशा नहीं है, सिंपल याद रखिए। स्केलर जिसको कोई दिशा नहीं होती, तो मास को कोई दिशा है क्या, नहीं है, तो ये कौन सी चीज हो गई हमारी, और अदिश। ठीक है, अदिश राशि और स्केलर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसमें मेजर करते हैं मास को हम लोग,
किलोग्राम, किलोग्राम। इसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। स्केलर क्वांटिटी है जिसे अधिक भी कहा जाता है और किलोग्राम में मेजर करते हैं। कोई डिफिकल्टी है इसमें? ठीक है। उसके साथ आता है हमारा सेकंड, दैट इज वेट, जिसे भार भी कहा जाता है। भार, मास को द्रव्यमान कहा जाता है। ना वेट क्या चीज होती है, मैंने क्या बताया था आपको, वेट क्या चीज होती है? ये क्या है? W इज इक्वल टू m इंटू जी। मास को अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाता है उसका? वेट। तो वेट, भार या फिर बल, ये एक ही चीज होती है। वेट, भार, बल, दैट इज हमारा फोर्स। क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है। ये क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी किस में रहती है? पृथ्वी में। तो ग्रेविटी क्या होता है? एक प्रकार का पृथ्वी का बल होता है जिसकी वजह से हम लोग खींचे जाते हैं उसकी तरफ। तो ये एक मास है, इसको क्या कर रही है? ग्रेविटी खींच रही है। एक मास है, ये भी एक मास है, इसको छोड़ दूंगा तो नीचे ग्रेविटी खींचेगी इसको। एक मास को जो ग्रेविटी खींचती है, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होता है पृथ्वी का बल। किसी मास को अगर पृथ्वी का बल खींच रहा है यानी वो उसका क्या हो गया? वेट हो गया। इतना सा ही सिंपल है। ठीक है। वेट, फोर्स। तो वेट का अगर आपको डायमेंशन निकालने को आए, क्या लिखोगे पहले? केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमपीएस निकालेंगे हम लोग, सॉरी एमएलटी। एमएलटी में एम है प्रेजेंट 1, एल भी है 1, फोर्स का भी यही होता है, बट निकालने को बोल दिया तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया है क्या? इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया? क्या क्या होता है? अरे क्या होता है डिफरेंस? अभी सिंपल सिंपल जो याद है वो याद करो। मैंने दो चीजें बताई थी कि दो चीजें जिंदगी में हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक क्या होता है? ये, और दूसरा? दूसरी क्या होती है? ठीक है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो एनर्जी और मास हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। वेट कांस्टेंट रहता है क्या? ठीक है। वेट अगर मैं चांद पे जाऊंगा तो वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसीलिए वो उछल उछल के चलते हैं। ठीक है। अभी उसमें भी बहुत बड़ी थ्योरी है कि गए कि नहीं गए, तो वो हमारा इशू नहीं। हम लोग लेके ही चलते कि वो गए थे, नील आर्मस्ट्रांग गए थे कि नहीं गए थे ये हमें नहीं पता, बट गए थे। तो उन्होंने दिखाया कि वीडियो में वो उछल उछल के चल रहे हैं। कभी कभार बहुत पुराना वीडियो दिखे आपको, नील आर्मस्ट्रांग चांद पे कूद रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्रेविटी की कम है, इसलिए उनको खुद स्टेबिलिटी के लिए कूद के चलना पड़ता है। ठीक है। तो ये इसकी वजह से होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके साथ साथ ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वेट वेरी हो जाता है। अब अगर हमने 1 किलो की शक्कर यहाँ पे लिए, तराजू में 1 किलो की शक्कर यहाँ पे और पोल पे जाके देखे तो पोल पे 1 किलो की शक्कर आपको 980 ग्राम ही मिलेगी। 1 किलो कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। अगर पोल पे लिया, पोल है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, आर्टिक और अंटार्कटिक, पोल पे चले जाए तो हमें 980 ग्राम ही मिलेगी। तो 20 किसने खाई है? ग्रेविटी। तो ये कांस्टेंट नहीं होता। बट
जो मास है तो यहां से बांध के अगर वहां पे लेके जाते हो तो इतना ही मिलेगा जितना ये है, ठीक है। तो वेट और मास के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक। उसमें सिर्फ ग्रेविटी रहती है, ग्रेविटी का फर्क आता है बस। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेशर। हाँ, तो सिंपल यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज अ प्रेशर, और हिंदी में हम लोग लिखते हैं किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाने वाला बल। इंग्लिश वाले लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया इज अ प्रेशर, और हिंदी वाले लिखेंगे किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाने वाला बल उसे दाब कहते हैं, उसे दाब कहते हैं, उसे दाब कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, एक फोर्स है, किसी एरिया पे लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स है किसी एरिया पे लगा रहे हैं, ये है, इसको मैं फोर्सफुली दबा रहा हूं नीचे तो ये इसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। किसी चीज को ऐसे भी ढकल रहा हो, ऐसे भी ढकल रहा हो, तो कुछ एरिया लगा के ढकल रहा हूं ना, किसी एरिया को ही लगा के मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हवा में करूंगा तो कुछ होगा क्या, तो हमें सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है ही है, इसीलिए फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, ठीक है। फोर्स किसमें मेजर करते हैं हम लोग, तो देखा फोर्स किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन, सबसे प्यारा न्यूटन। और एरिया, एरिया 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 मीटर पर सेकंड कैसे होगा, मीटर का स्क्वायर होगा, एरिया है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इसका भी हम लोग ये निकालेंगे, तो एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, ये दिया है तो ये सिंपल ऐड करके भी कर सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। तो ये फोर्स के लिए दिया है m1 L1 -2, ये है नीचे क्या है, मीटर है, लेंथ 2, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ML E -2, ये प्रेशर का, और निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। सिर्फ ये वाली चीज ऊपर गई तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो करते आएगा ना, नहीं डिफिकल्ट है क्या, इजी है। तो प्रेशर का m1 L -2, और इसको इंपॉर्टेंट करके इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रेशर का एमएलटी पूछने को आता है कि क्या होता है, ठीक है। और यही एक ऐसी चीज है जिसके दुनिया भर में यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को किसने डिजाइन किया है, तो सर पास्कल ने। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी कहा जाता है। तो पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो एक लिख लो, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ये क्यों लिख के दे रहा हूं, ये 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, पहला सबसे पहला है न्यूटन पर, ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग,
थर्ड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ बार, फोर्थ बार। तो अगर कभी भी आपको ये दिए है और ये समझ लो ये इतने ही है बता, और न्यूटन, अगर ऑड मैन आउट पूछा तो क्या कर लोगे, इसको हटाओगे, तो ये सभी किसकी यूनिट है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये आए थे एक बार, एक एग्जाम में मैंने देखा था, ये भी पूछा था कि इतने दिए थे, 5वें नंबर पे न्यूटन था, तो सिलेक्ट ऑड मैन आउट रहता है, तो उसमें ऑड मैन आउट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। तो यूनिट है ये प्रेशर, बहुत ज्यादा यूनिट बनाए गए, ठीक है। आपने वो दलदल देखी है, देखो दो तीन जगह पे रहती है, एक तो रेत में रहती है, रेत में भी एक दलदल होती है, मकदिरा पिक्चर में दिखाई है, देखना वो डूब जाता है फिर घोड़ा बचाने आता है, इससे डिफरेंट है, ठीक है। वो एक है, बहुत बार कीचड़ में दलदल होती है जिसमें आदमी घुसते जाता है, ठीक। अगर हमें बचना है तो दलदल भी क्या करती है, हमें नीचे खींचती है, ठीक है। तो वो किस वजह से खींचेगी, हमारे प्रेशर की वजह से, नीचे खींचेगी हमें, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, अगर नीचे खींच रही है ना, फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये क्वेश्चन आया था कि अगर दलदल में फंस जाओ तो क्या प्राइमरी उपाय करोगे, तो क्या करोगे, ये बढ़ाओगे अपना, ये कौन है, एरिया, ये करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। अगर ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो नीचे खींचने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ज्यादा देर तक हम सरफेस पर रहेंगे। तो ये कैसे बढ़ाएंगे, ऐसा खड़ा रहकर बढ़ाएंगे क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट जाएंगे, तो इससे लेटने की वजह से हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर दलदल में फंस जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आड़े हो जाएंगे, समझे, आड़ा हो जाओ, ठीक है। ये कंफर्टेबिलिटी के लिए भी है, हमारे बैठे बैठे भी नहीं सो सकते हम लोग, हमको लेटना ही पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमारी ग्रेविटी है पूरे शरीर को खींचती रहती है कंटिन्यूसली। खड़े रहोगे तो पैर दुखते हैं, क्यों दुखते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हमें खींचती रहती है। लेट जाओगे तो हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ग्रेविटी को खींचने में तकलीफ होती है, और इसीलिए हमें कंफर्ट मिलता है। हम लोग सोचते हैं ना, एक्सेप्शन नहीं घोड़ा, इसमें घोड़ा खड़े खड़े ही सोता है, बट क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया ऐसे ही बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं याद रहती कि हम लोग खड़े खड़े क्यों नहीं सोते, पता है क्या आपको, क्यों नहीं सोते, ग्रेविटी हमें खींचती रहती है। अगर कोई तुम्हारा हाथ कंटिन्यूस खींचे, ठीक है, तुम्हें पेन होगा, तो खड़े रहोगे तो हमेशा ग्रेविटी तुम खींचती रहेगी, तो पेन होगा ही, तो 9 घंटे तो खड़े खड़े सो नहीं सकते ना, तो इसीलिए हमें लेटना पड़ता है। लेटने के बाद क्या हो जाता है, हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये इसको तकलीफ होती है हमें खींचने में, क्योंकि ये बढ़ गया है, तो इसीलिए हम लोग सोते लेट के ही हैं। साइंटिफिक रीजन सही है, ये बुक्स में आपको बहुत कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके बाद एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ये है, ये समझ लो कील है, ठीक है, इसको यहाँ पे मुझे ठोकना है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा रहता है तो आराम से चली जाएगी। व्हाट अबाउट दिस साइड,
अगर ऐसा मैं थोड़ी सी खींच होता तो जाएगी बट अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा तो निकालेगी, ठीक है। जो अपने बच्चों ने ये जो निकाला है वो वैसा निकालेगी, ठीक है, बट अंदर तक नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका छोटा है। तो जब सरफेस एरिया कम रहता है तो फोर्स क्या होता है? सरफेस एरिया कम है तो फोर्स क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। एरिया कम है फोर्स ज्यादा रहेगा, फोर्स ज्यादा है एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये चीजें हमारे सिलेबस में है। इसके बाद है हमारा थ्रस्ट, सामने कितना है कि ठीक है, थ्रस्ट ले लेते हैं। नहीं कोई लैपटॉप का इश्यू नहीं, मुझे सिर्फ टर्म्स देखनी है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रस्ट के पहले हम लोग चल थ्रस्ट ही देख लेते हैं। अगर प्रेशर को, एक प्रेशर में चीज है, ठीक है, उसको अगर मैंने एरिया दे दिया तो क्या बनता है? देखो इधर प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। तो इसको हम लोग एक शब्दों में ये भी करेंगे, प्रोनोट। यूनिट क्या रहेगा इसका? यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट क्या रहेगा? थ्रस्ट का फोर्स के ऊपर क्या रहता है? न्यूटन। फोर्स के ऊपर न्यूटन। अभी ये और ये सेम है तो ऐसा क्यों है? तो जनरल टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं? फोर्स ही यूज करते हैं। फोर्स में किसी भी शेप साइज को मेंशन नहीं किया गया है। किया क्या? मैं इस चीज को इसमें किस चीज का कोई भी शेप साइज मुझे पता है क्या? नहीं। बट जब थ्रस्ट अप्लाई करते हैं हम लोग तो जनरली ये परपेंडिकुलर चीजों पे ही अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा रॉकेट है, रॉकेट हम फोर्स से नहीं भेजते, हम लोग क्या करते हैं उसके लिए थ्रस्ट अप्लाई करते हैं। जो लंबवत होते हैं, लंबवत यानी परपेंडिकुलर चीजें होती है, उनके ऊपर अप्लाई करने वाला जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक नया वाक्य दिए, जो परपेंडिकुलर चीज होती है ना, उसको रॉकेट को हमें उड़ाना है, तो रॉकेट ऐसा उड़ाएंगे तो जाएगा तो सही, लेकिन पृथ्वी पर ही लैंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्रैश कर देगा। तो इसे हमें क्या करना है? परपेंडिकुलरली उड़ाना है। जब हम परपेंडिकुलर किसी चीज को उड़ाते हैं तो तब उसको कहते हैं, इसका भी यूनिट न्यूटन है। तो आपको ये पता चल गया कि फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू, ये किसके लिए यूज किया है हमने? जब मास यूज करते हैं। ये किस लिए यूज किया? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं। और ये इन जनरल, तीनों चीजें एक ही है, फॉर्मूले से भी एक ही आता है, अप्लाई यूनिट भी न्यूटन ही है। बट हम लोग जिस जगह के लिए ये चीजें यूज करते हैं तो उस जगह के लिए हम लोग उसका, अभी आप बोल दोगे किराना दुकान में जाके कि मुझे 1 न्यूटन शक्कर चाहिए, तो क्या करेगा दुकानदार? दे पाएगा? दे पाएगा, पर उसको समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते। 1 kg बोल दिया तो लेते तो आप केजी में हो, पर वो उसका मास रहता है, उसका वेट क्या होता है? 9.81 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। केजी में ले रहे हो तो वो मास है, लेकिन उसका वेट क्या होता है? 9.81 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये समझ में आया? थ्रस्ट क्या चीज होती है? अगर परपेंडिकुलर चीज है, एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पृथ्वी से, उस वक्त हम फोर्स को क्या लिखते हैं? थ्रस्ट लिखते हैं। उसके बाद आता है फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स।
तो उसके पहले आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि फ्लूइड्स क्या चीज होती है। तो मैटर किस किस में डिवाइड हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और इसके अलावा सेमी सॉलिड। और वैसे तो मैटर 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सेमी सॉलिड, ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा, और वो एक बताया था मैंने गॉड पार्टिकल का -183 डिग्री सेल्सियस वाला। बट वो सभी चीजें इनसे ही बनी हुई है, इनसे ही डिवाइड हुई है। सेमी सॉलिड भी किससे बना है, सॉलिड और लिक्विड से ही बना होगा, ठीक है। तो जनरली मैटर 3 ही टाइप के होते हैं, उसमें भी हमने एक को और कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड और फ्लूइड्स। दो ही टर्म में होते हैं मैटर्स, इसमें एक तो सॉलिड रहेगा, दूसरा फ्लूइड्स रहेगा। और फ्लूइड्स के 2 पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। तो सॉलिड फ्लूइड्स के 2 पार्ट होते हैं, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो रहता ही है, बट सॉलिड फ्लूइड्स को लिक्विड और गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है। द्रव, गैस और सॉलिड, घन, ठीक है, घन, द्रव, गैस। ये समझ में आ गया? 6 है, बट हमें 6 के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ हमारी जिंदगी में 2 ही रहते हैं, एक सॉलिड रहता है, एक फ्लूइड रहता है। उसमें भी आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस लिख के रख दिया तो हो जाएगा। कभी जिंदगी में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा वो कि मैटर कितने पैटर्न के हैं, तो 3 लिख दिया और 2 ही है तो भी चलेगा, 6 लिख दिया तो भी चलेगा, बट वो इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं कर पाता, क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता कि कितने पैटर्न के हो सकते हैं। इस तरीके से देखो तो 2 ही है, इस तरीके से देखो तो 2-3 है, मैंने बताया तो 6 है ना, तो ये डिफाइन नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि फ्लूइड्स कितने पैटर्न के हैं, तो कितने पैटर्न के रहते हैं? 2। जो फ्लो हो सके वो फ्लूइड, जो फ्लो हो सके वो फ्लूइड, ठीक है। तो कौन सा मेटल है जो फ्लो होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो फ्लूइड्स में मर्क्यूरी भी आता है। पूछा था मैंने Ag किस लिए हम अप्लाई करते हैं, हाइड्रोमीटर, ठीक है। मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? G, ठीक है। तो ये एक ही ऐसा मेटल है जो फ्लो होता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मर्क्यूरी आर द फ्लूइड विच आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो फ्लो होते हैं। फ्लूइड का मतलब ही फ्लो होने वाली चीजें हैं, फ्लो होने वाली वस्तुएं, इसे कहा क्या जाता है। तो इसमें कौन सी आती है? सभी लिक्विड्स और सभी गैसेस आती है। सॉलिड फ्लो होता है क्या? एक बार एक जगह पे बैठ गया तो वहीं पे रहता है। पर पानी कहीं भी फ्लो हो सकता है, जहां पे डायरेक्शन मिली उसको उतारना है तो हो सकता है। तो इसको डेफिनेट शेप और साइज भी नहीं रहता, डेफिनेट शेप और साइज भी नहीं रहता। ये दोनों में डिवाइड कर लिया हमने, इसको डेफिनेट शेप, साइज नहीं रहता। इसको रहता है, सॉलिड को रहता ही है ना, डेफिनेट शेप और साइज। ये फ्लो हो सकते हैं, ये फ्लो नहीं होते दोनों, ठीक। इसे हाथ में पकड़ सकते हैं, इन दोनों को पॉसिबल ही नहीं है। इसमें हाथ में पकड़ सकते हैं ना, सॉलिड है, यही है, पकड़ सकते हो। पानी ले सकता हो क्या? नहीं। ऐसा तो बोलो कि सर रेती भी तो नहीं ले सकते हाथ में, और उसको कॉम्प्रेस करके तो ले सकता हूँ ना मैं, कॉम्पैक्ट करके ब्लॉक बना दूंगा रेती का, उसको तो ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट करके बनाने की क्या बात है? वो ग्लास बॉटल में डालो तो वो भी रेती से ही बनी होती है, सिरामिक की। जो हमारा ग्लास होता है ना,
ग्लास यानी कांच, पीछे खिड़की में 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसे हीट किया जाता है। किसको? रेती को। रेती जो है ना उसको हीट करके इतने डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है और इसको फिर डिफरेंट प्रोसेस से वो ग्लास बनाया जाता है। ठीक है, लो मोल्डिंग वगैरह वो अलग चीज़ है, बट ये याद रखना कि ये सिरेमिक से ही बनी हुई है और इसीलिए ग्लास की वैल्यू सस्ती है तो अलग चीज हो, ग्लास इज अ डिफरेंट थिंग बट सस्ता है ना। किसी कांच फेंका हुआ है तो उठाते क्या हम लोग? नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उसे किससे बनाया गया है? रेती से। रेती गिरी हुई वो नहीं उठाते, वो कांच कहाँ उठाए? ठीक है, तो वो सिर्फ सस्ती चीज है, सॉलिड। ठीक है, ये दो चीजें हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। इसे ये चीज को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। अभी इसको मैं कितना दबाऊं, क्या कुछ होगा क्या? हाँ, हो सकता है कि हम लोग बहुत जोर जोर से स्ट्राइक भी करें तो भी इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बट लिक्विड को, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लूइड में यही है कि लिक्विड और गैस में जो फर्क है तो ये कॉम्प्रेस नहीं होता और ये कॉम्प्रेस होता है। अगर गैस और लिक्विड में आपको डिफरेंस पूछा जाए कि ये चीज क्या है तो ये कॉम्प्रेस होता है, ये कॉम्प्रेस नहीं होता। कॉम्प्रेस होता है, ये कॉम्प्रेस नहीं होता। कॉम्प्रेस होता है और कॉम्प्रेस नहीं होता। और इन्हीं वजह से कॉम्प्रेशन, इन्हीं वजह से। ठीक है, अगर ये कॉम्प्रेस नहीं होता तो ये क्या होता है? तो ये होता है प्रेशराइज। प्रेशराइज ये भी होता है प्रेशराइज, और ये कम क्वांटिटी में, ये ज्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में। ये चीज क्या है बता देता हूँ, ये क्यों लिख के दिया? दो टाइप के आपके गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं। एक टू व्हीलर ले लो, फोर व्हीलर ले लो। एक टू व्हीलर में डिस्क ब्रेक नाम सुना है आपने? अरे डिस्क ब्रेक नाम तो सुना होगा। गाड़ी के चक्के के सामने में बड़ी वाली एक कॉइल लगी होती है, गोल्डन कलर की या फिर सिल्वर कलर की, उसे डिस्क ब्रेक कहा जाता है। जो आप जनरली मोपेड में नहीं रहती, लेकिन गाड़ियों में देखना, थोड़ी सी बुलेट वुलेट में सामने में देखना एक डिस्क लगी रहती है सामने। ठीक है, पल्सर में भी है, मेरे गाड़ी को भी है। ठीक है, सामने में एक डिस्क लगी रहती है। उस डिस्क में क्या होता है? एक लिक्विड भरा होता है, ऑयल। ये लिखने की बात नहीं है बट जनरल कंसेप्ट है, इसमें ऑयल भरा होता है। तो जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं वो ऑयल फ्लो होके नीचे जाता है। ठीक है, अगर नीचे चला गया और बटन बंद कर दिया, समझ लो आपने पिचकारी में पानी भरा है और सामने का नॉब बंद कर दिया, तो कितना भी जोर से फोर्स अप्लाई करो आपकी पिचकारी से पानी नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं। तब वो क्या होता है? प्रेशराइज मोड में रहता है। वो क्या होता है? प्रेशराइज मोड में लगता है। और वही फंडा हमने डिस्क ब्रेक में अप्लाई किया है। हम क्या करते हैं? ब्रेक दबा देते हैं और लिक्विड नीचे छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रेक दबाया, लिक्विड नीचे छोड़ दिया और वॉल को भी नीचे छोड़ के क्लोज कर दिया, तो वो क्या कर देता है? डिस्क को पकड़ लेता है, डिस्क से चक्के को पकड़ता है, इसलिए गाड़ी जगह पे रुक जाती है। तो ये होता है डिस्क ब्रेक के लिए, तब प्रेशराइज होता है। नेक्स्ट, आपने बसों में बैठा है, बस में रहते हैं एयर ब्रेक्स। ठीक है, उसमें रहते हैं एयर ब्रेक्स। तो क्या करता है? जैसे ही ब्रेक मारता है वो एक ड्रम रहता है नीचे में, उसमें एयर क्या हो जाती है? कॉम्प्रेस हो जाती है। एयर क्या हो जाती है? कॉम्प्रेस हो जाती है। और जैसे ही कॉम्प्रेस हो गई, गाड़ी में हवा भरे हो ना, ठीक है, गाड़ी के चक्के में हवा भरे, जैसे आपने पिन मार दिया क्या हो जाता है? हवा बहुत फास्ट निकलती है। तो वो फास्ट इसलिए निकलती है क्योंकि वो क्या रहती है? कॉम्प्रेस फॉर्म में रहती है। जनरल हवा को हम लोग फास्ट में निकाल सकते हैं क्या? नहीं, बट वो गाड़ी के चक्के की हवा देखो, अगर निकाल के देखे थे तो बहुत फास्ट में बाहर निकलती है, तो वो कॉम्प्रेस फॉर्म में रहती है। इसी तरीके से जैसे ही ब्रेक मारता है फोर व्हीलर वाला, तो वो क्या हो जाती है? हवा
कॉम्प्रेस हो जाती है और उसमें क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। कोई भी चीज़ में कॉम्प्रेस होने के बाद एनर्जी आती है। जैसे वो एनर्जी आती है तो वो क्या कर देती है, चक्कों को खींचना चालू कर देती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेस एयर का फंडा अपना होता है ब्रेक, एयर ब्रेक में, और ये ऑयल वाला होता है डिस्क ब्रेक में। ठीक है, तो दोनों एफिशिएंट है लोड बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। इसके साथ साथ ये ऑयल वाला फंडा यूज होता है हमारे क्रेन्स में। हाइड्रोलिक क्रेन्स दिखती है जो बड़े बड़े पहाड़ उठा के लेके जाती है, उसमें भी वही फंडा अप्लाई होता है। तो ये होता है इसके प्रेशराइजेशन की वजह से। तो गैसेस में कॉम्प्रेशन को जितना इंपॉर्टेंस है, लिक्विड में प्रेशर को उतना ही इंपॉर्टेंस है। दोनों अल्टरनेटली सेम वर्क करते हैं एनर्जी को बनाने का। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिस्क ब्रेक में